साथियों, ये क्लासेस आपके सभी हिंदी परीक्षाओं हेतु हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य की जो 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस फ्री हिंदी क्लास में करने जा रहे हैं। उसका पहला जो प्रश्न है वो है भाषा से संबंधित प्रश्न है हमारा कि अवधि का विकास किस अभ्रंश से हुआ है। 4 ऑप्शन हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चारों ऑप्शन ना पढ़कर डायरेक्ट जो है आपको आंसर की तरफ ले चलूँगी, और जब मैं आपको 10 या 20 प्रश्न कराऊंगी तब मैं आपको उनके बारे में डिटेल से बताऊंगी। लेकिन जब हम एक सीरीज करेंगे जो 60 या 100 प्रश्नों की होगी तो हम उसको फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो जब भी 10 या 20 प्रश्नों की सीरीज आए तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे हमारी बेहतरीन और तैयारी हो जाएगी और ये हमारा रिवीजन क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है अवधि का विकास किस अवभ्रंश से हुआ है। तो अवधि जो है सी ऑप्शन अर्धमांग थी। आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने सही जवाब कौन सा दिया था, और यदि गलत आंसर बता रहे हैं तो आप जो है अपना सवाल आंसर जो है सही करेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो डोंगरी भी है, मैथिली भी है, असमिया भी है, सी ब्रज नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। और यह ऐसा प्रश्न मैं पहले क्लास में करवा चुकी हूँ। तो पूर्वकालीन और उत्तरकालीन मैंने बताई थी। पूर्वकालीन मतलब प्राकृत की पूर्वकालीन जो होगी पाली होगी, तो ए ऑप्शन, और पाली की पूर्वकालीन संस्कृत होगी। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि गोकुलनाथ की रचना है, ये आपका भक्ति काल से प्रश्न है कि गोकुलनाथ की रचना है। तो डी ऑप्शन 84 वैष्णव की वार्ता। पवनचर्य किसकी रचना है, ललित विस्तार किसकी है, छंदानुशासन किसकी है, ये आपको डिटेल से इसके बारे में पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि काव्य अलंकार किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन भामा की रचना है काव्य अलंकार। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। तो सिंहासन 32 भी है, बैताल 25 भी है, लाल चंद्रिका भी है, सुख सागर सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सुख सागर जो है सदा सुख लाल जी की रचना है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है। तो बी ऑप्शन मुक्ति पथ इलाचंद जोशी का है। और यहाँ पे जो इलाचंद जोशी जी हैं ये हैं मनोविश्लेषणवादी रचनाकार। और बाकी सुनीता और सुखदा जो है जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी का उपन्यास है। तो हमारा सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। तो मनोविश्लेषणवादी जैनेन्द्र जी हैं, इलाचंद जोशी भी हैं, अज्ञे भी है, लेकिन वी चतुर्सेन शास्त्री जो है ऐतिहासिक रचनाकार हैं। तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पर विशेष ध्यान देंगे आप, इसीलिए अभ्यास करते हैं, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि प्रैक्टिस करने से हम अपने सही जवाब दे सकते हैं। तो यदि आप किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आप भले ही PYMCQs का प्रैक्टिस करें, मतलब विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास करें। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो नाटक है डी ऑप्शन विद्या सुंदर। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं आपको सर्च करना है कि गोरक्ष विजय किसका है, कालिका मंगल किसका है, सरस्वती मंगल किसका है। जब आप इनको सर्च करके पढ़ेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और जब सर्च करके पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में और भी जानकारी होगी, तो बेहतरीन रहेगा ना तैयारी में। विद्या सुंदर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रथम नाटक है, वो भी अनूदित, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है। तो भूमिजा जो है वो रामकथा पर आधारित है। ए ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी, नीरजा, यशोधरा ये अलग अलग जो है लिखे गए हैं रचनाएं, और भूमिजा रामकथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। तो भरत मुनि जो है इन्होंने नाटक को पंचम वेद कहा है। वृत्तियों के बारे में भी आपको पढ़ना है, अर्धवृत्तियाँ कितनी होती हैं, नाट्य मंच कितने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिटेल से जानना है नाटक के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि आगम बे पुराणे पाणी माड़ वहंती पंक्ति किसकी है।
तो वी ऑप्शन कंडपा की ये पंक्ति है, सरपा, स्वरपा, डोम्बिपा, ये सभी रचनाकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना है। यदि आप अभी इंटरमीडिएट में हैं, आप स्नातक में हैं, परास्नातक कर रहे हैं और आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो है वो है कि खट भाषा पुराण च कुरानम कथितुम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? तो सी ऑप्शन चंद्रदाई की यह पंक्ति है, खट भाषा पुराणम च। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बाजार ए हुस्न, गोशा ए अफीमत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सवाब। तो बाजार ए हुस्न हो जाएगा सेवा सदन का मतलब उर्दू शीर्षक, और गोशा ए अफीमत है जो प्रेमाश्रय का, और चौगाने हस्ती जो है रंगभूमि का है। तो ये आप नोट कर लेंगे। हम खुरमा हम सवाब जो है 2 सखियों से संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नाक, भव, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। तो वी ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, और काफ़ी बार ये प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न है हमारा कि जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो सर्वप्रथम है, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ऐसे प्रश्न बहुत ही कठिन होते हैं। तो प्रथम जो नाटक है वो है सज्जन, जो 1910 में प्रकाशित हुआ था, और अंतिम नाटक जो जयशंकर प्रसाद का है वो है ध्रुव सामनी। देखिए ध्रुव सामनी 1933 में प्रकाशित हुआ है। राजश्री है, कामना, विशाख, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के हैं। राजश्री 1915, कामना 1921, विशाख 1927 में प्रकाशित हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के ही ऐतिहासिक नाटक हैं। तो यहाँ पे सही जवाब जो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक सज्जन है 1910 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो डी ऑप्शन आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लूँगी। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है अभ्यास करें और यहाँ से सीखें और अपनी पुस्तकों से सेल्फ स्टडी करें। आप जितना ज़्यादा फोकस पुस्तकों पर करेंगे उतना ही बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। ठीक है, यूट्यूब का उतना ही आप यूज करिए जितना आपके लिए बेहतर है, आपको मार्गदर्शन मिले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप अपनी पुस्तकों पर करें। ठीक है, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक सलाह है। कुछ भी समझ लीजिए कि एक बड़ी बहन के होने के नाते, या मुझे पता है कि आप यदि अपनी पुस्तकों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, 2 से 3 घंटे अपनी पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आपको एक आपका स्तर जो है, आपका लेवल जो है हाई होगा। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान दें, फोकस करें पुस्तकों पर। प्रश्न नंबर 18, दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल जी का, और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने नाटक लिखे हैं, तो आप और भी इनके नाटक देख सकते हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 60 प्रश्न है तो थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो सी मेरे साथ जन्म जो है आत्मकथा है। मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, आत्मदाह, ये होमवर्क है आप सभी के लिए कि आप जो है यदि परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को नोट करेंगे और जो है रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे, रटेंगे। मतलब आप लिखित भी करेंगे कार्य और पढ़ेंगे भी, प्रैक्टिकल जैसे आप किसी को समझा रहे हैं ऐसे भी वर्क करेंगे। तो ये आपको करना है अच्छे स्तर के लिए। ठीक है, आपको अपना नाम लिस्ट में लाना है यदि आपको सफलता हासिल करनी है। तो ये चीज़ें हैं ऑथेंटिक। ठीक है, सी ऑप्शन मेरे साथ जन्म एक आत्मकथा है। चलिए जो हमारा अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडितराज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो डी ऑप्शन बाबर की है। पंडितराज जगन्नाथ जी की रचना है रस गंगाधर, और इनका समय है 17वीं सदी। भारतीय काव्य शास्त्र के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ये आ गए हैं तो मैं आपको करा ही देती हूँ, ये भी आपके काम के ही हैं। भारतेंद्र जी के नाटक हैं। रचना काल के अनुसार भारतेंद्र जी के नाटकों का सही क्रम है तो भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित हुआ है, नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी भी 1881 में, सती प्रताप जो है ये भी 1882 में प्रकाशित हुआ है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।
भारदुलसा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी एक प्रश्न आ गया है, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने ये क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, पढ़ने वाले हैं यदि आप, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पल्लव 1928, गुंजन 1931, युगांत 1936, ग्राम्या 1940। पल्लव 1928, गुंजन 1931, युगांत 1936, ग्राम्या 1940। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। सही क्रम लगाना है और इसके लिए आपको प्रकाशन बस पता होना चाहिए। ठीक है, और ये तभी पता होगा जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, तभी जाके आपको ये याद होगा। जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपको कैसे याद हो गए, तो ये तो बहुत, मैं कहूँगी कि मुझे भी कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, सारा कुछ तो याद करना संभव नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन जब आप लगातार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविज़न कर रहे हैं, उसी क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी, याद हो जाएगा। अब जैसे मैं तो काफ़ी लंबे समय से पढ़ रही हूँ और काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रही हूँ, तो जब ये अध्ययन अध्यापन चल रहा है तो चीज़ें याद ही रहेंगी, है ना। जब आप उन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, भले ही आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तब भी याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। मैलांचल 1954, ये है फणीश्वर नारायण रेणु जी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैलांचल। मैरीगंज से संबंधित है, बिहार का पूर्णिया जिला इससे संबंधित है मैलांचल से। बूंद और समुद्र जो है 1956, अमृत और विष 1966 और कठ गुलाब जो है 1996 में प्रकाशित हुआ था। भूल जाती हूँ मैं भी, लेकिन ऐसा है कुछ चीज़ें याद रहती हैं। तो यदि कभी बाई चांस मैं गलत बता दूं तो आप लोग देखिए, मैं पहले तो कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी कि हाँ ऐसा गलत हो गया है। वैसे मैं चाहूँगी कि गलत ना हो, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं और चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी को करेक्ट चीज़ें बताऊँ, है ना। बाकी आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, और ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ, ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यदि आप किसी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो बहुत ही कम संख्या में लोग सफल होते हैं और वो वही सफल होते हैं जो वाकई में मेहनत करते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो भाग्यवश सफल हो जाते हैं, जैसे उनका एक प्रश्न सही हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रश्न सही हो गया और वो JRF हो गए या नेट हो गए, है ना, या सिलेक्शन हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कभी कभी गलत हो जाता है ना। तो इसमें भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि आपने चुन लिया एक लक्ष्य तो उसके लिए कार्य करना ही है। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें तो उसके लिए प्रयासरत रहना ही चाहिए, है ना। और उतार चढ़ाव आते ही हैं ज़िंदगी में। चलिए, पहला प्रश्न है कुंबलेमाला कथा के रचनाकार। यहाँ से वो प्रश्न हमने कर लिया, अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है। कुंबलेमाला कथा के रचनाकार हैं तो वो हैं बी ऑप्शन उद्योतन सूरी। ठीक है, चलिए, रोडा कवि भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और दामोदर शर्मा भी और ज्योतिरीश्वर ठाकुर भी। चारों ही रचनाकारों को अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो वो हैं लल्लू लाल जी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही बार ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं और TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। शाखी सवदी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निस्त्रपही अधम कवि निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं, तो ये बहुत ही फेमस रचनाकार हैं कबीरदास। ये 1398 इनका समय है, संत कवि हैं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। भिखारी दास जी का समय रीतकाल के रचनाकार हैं, 1725 समय। तुलसीदास 1532 हैं। ठीक है, 1478 सूरदास जी का समय है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं और आप पहले से याद है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। शाखी शब्दी दोहरा कही कहनी अवखान कबीरदास जी की पंक्ति है। विसल देवरासो के रचनाकार हैं तो डी ऑप्शन नल सिंह नरपति नाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान जल्दबाजी में आप ऐसे आंसर ना दें तो गलत हो जाता है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो नहीं गलत होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अदमाड़ के रचनाकार हैं तो अदमाड़ की रचना है, पूछा गया है अदमाड़ की रचना है तो ये अदमाड़ जो है अब्दुल रहमान जी ही है जिन्होंने वी ऑप्शन संदेश रासक लिखा है, विरह काव्य। वी ऑप्शन 13वीं सदी में। ठीक है, आप समय भी नोट कर सकते हैं, 13वीं सदी में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं, तो ए ऑप्शन उद्भट हो जाएगा सही जवाब आपका, उद्भट काव्य अलंकार संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एवं क्रम हेतुमभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्रमः, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है, तो सी ऑप्शन अभिनव गुप्त जी का ये जो है वाक्य है, ठीक है, ये कथन है। बाकी आनंद वर्धन और भरत मुनि हेमचंद जी भी बहुत ही फेमस रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं या जिनसे संबंधित प्रश्न बनते ही है प्रत्येक परीक्षा में, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है, तो व्याकरण है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मस्तीन सुखा डाहिवी आसीम और थाहिवी धीधी धुना नुपध्यायवी फी फिना सतसाईवी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है, मतलब इस पंक्ति में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वी ऑप्शन पैसाची पंजाबी से ली गई है, ठीक है। मांगदी वांगरू कौरवी ये अलग जो है भाषाएं हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अष्टाप के कवि नहीं हैं, तो कृष्णदास जी भी हैं, परमानंद दास जी भी हैं, नंददास जी भी हैं, एरेदास जी नहीं हैं अष्टाप में, तो आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं, तो मैंने आप सभी को एक ट्रिक बता दी थी कि राधा जी सबका हित चाहती हैं, तो वी ऑप्शन गोस्वामी हित हरिवंश जो है राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं, वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, तो अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, पद्मावत भी है, मधुमालती जो है मंझन की रचना, जो मैंने अभी कल या परसों में ही कमेंट्री बॉक्स में डाला था प्रश्न, तो आप लोगों ने देखा होगा। ए ऑप्शन मधुमालती मंझन की है, 1545 उसका समय है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। रसमंजरी जो है 4 ऑप्शन है, सूरदास बिहारी, नंददास विद्यापति, तो नंददास जी की रचना हो जाएगी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और नंददास जी ने भ्रमर गीत भी लिखा, एक तो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत यदि आए तो वो नंददास जी की है। अगला प्रश्न है कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, तो ए ऑप्शन हित तरंगिणी जो है कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, ए ऑप्शन हित तरंगिणी। बाकी श्रुतिभूषण है, उज्ज्वल नीलमणि है, कर्णाभरण है, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये रचना नायिका भेद पर आधारित है। कभी ये पूछा जा सकता है कि हित तरंगिणी किस विषय पर आधारित है, तो नायिका भेद मतलब नायिकाओं के भेद इसमें बताए गए हैं, और ये कृपा राम जी की रचना है, और ये जो है रीतिकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कल्प तरु के रचनाकार कौन है, तो सी ऑप्शन चिंतामणि जिनका समय है 1603, चिंतामणि। देव जो है 1673 समय है इनका, केशवदास 1555 समय है, भिखारीदास 1725। यदि आप लोग मेरी क्लासेस को देखेंगे तो आपको जो जन्म समय है या प्रकाशन वर्ष हैं ये आसानी से याद हो जाएगा, कि मैं जब तक मुझे जो तुरंत याद आ जाता है वो तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, ठीक है। तो यदि आप कंटिन्यू क्लास करेंगे तो चीज़ें बहुत सारी आपकी क्लियर होती जाएंगी, और इससे क्या होगा, आप लोग पढ़ेंगे भी, जब आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो उत्सुकता होगी कि चलिए हम भी पुस्तक उठाएं और पढ़ें, जिससे हमारे भी प्रश्न सही हों, है ना। और ये सब संभव तभी होगा, ये चमत्कार तभी होगा जब आप पुस्तकों से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, कवि कुल कल्प तरु, तो चिंतामणि, क्योंकि आपके घर में जो एक कवि कुल है उसमें एक कल्प तरु है कवियों का, तो यदि उस कवि कुल कल्प तरु में कुछ हो जाए तो आपको चिंता होगी, है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, तो द्विजदेव हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, खरन जी हैं, सेनापति जो हैं, इनका समय 1589 है। पहले तो आप नोट कर लीजिएगा 1589 है, तो 1595 जो है बिहारी जी का समय आता है, केशवदास जी का 1555 आता है, तो 1589 जो है सेनापति जी का है। ये केशवदास जी के बाद में आए हैं, लेकिन बिहारी जी से पहले आए हैं, क्योंकि बिहारी जी का 1595 समय है, तो सेनापति 1589 समय है, और ये रीतिबद्ध रचनाकार है, रीतिबद्ध रीति सिद्ध
रीतिमुक्त रचनाकार हैं, तो यहाँ पे रीतिमुक्त रचनाकार नहीं है, यह पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। तो 3 रचनाएं इनकी हैं, 1 रचना इनकी नहीं है। तो नोट करेंगे कि अनुराग वाघ, वैरागी दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न ये दीनदयाल जी की रचनाएं हैं, और नीति कवि हैं ये दीनदयाल गिरी। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं, तो शरापा जी हैं, शवरपा जी हैं, स्वयंभू जी हैं 8वीं शताब्दी के रचनाकार, और वी हेमचंद जी जो हैं इनका समय 12वीं सदी माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है राधा जो है सखी संप्रदाय को कहा जाता है। तो यहाँ पे राधा वल्लभ संप्रदाय है, हरिदास संप्रदाय है, चिंताचिंत संप्रदाय और छाप संप्रदाय है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय जो है इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, और सॉरी सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। वी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। वी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है हित हरिवंश। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है। तो वी ऑप्शन नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किया है, और विजय देव नारायण शाही ये जो है प्रयोगवादी रचनाकार हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो सी ऑप्शन 1800 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है। तो राजेंद्र यादव की ये आत्मकथ्य रचना है, इसमें बहुत सारी लेखिकाओं का वर्णन किया गया है। आत्मकथ्य है ये देहरी भई विदेश, राजेंद्र यादव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो केल्टिक है, इतालिक है, जर्मनिक है, सियोयन नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो वो है वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। ए ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथिली भाषा का लिखा हुआ है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। उत्तरायण महाकाव्य है, नाटक है, यह है वी ऑप्शन रामकुमार वर्मा जी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो पूर्वी समुदाय में नहीं आएगी मराठी, उड़िया, बिहारी, बंगला आएगी। उड़िया, बिहारी, बंगला आएगी, लेकिन मराठी नहीं आएगी। मराठी जो है आपके दक्षिण भारत में आप जाएंगे, महाराष्ट्र साइड में है ना, तो ये दक्षिण में जाएगी। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है। तो ये सी ऑप्शन ग्रियर्सन जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत वांगरू आएगी, कन्नौजी आएगी, बुंदेली आएगी, लेकिन बघेली जो है पूर्वी हिंदी में आएगी, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। एक और बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, जो आपके मार्क्सवादी, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी रचनाकारों से संबंधित होता है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो रामविलास भी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी है, नामवर सिंह भी है, शिवदास सिंह चौहान भी है, लेकिन विजय देव नारायण शाही नहीं है, जो अभी मैंने चर्चा की थी। विजय देव नारायण शाही जो है तृतीय तार सप्तक में आते हैं और ये प्रयोगवादी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य दर्श के ग्रंथ के रचनाकार हैं जिनका समय 8वीं सदी। दंडी जी का समय है 8वीं सदी, और ये काव्य दर्श इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कुंतक जो है वक्रोक्ति से संबंधित है, औचित्य क्षेमेंद्र से संबंधित है, ध्वनि आनंद वर्धन से संबंधित है, और रीति बामन से संबंधित है। यदि आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेंगे। तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है। तो ए ऑप्शन रामविलास शर्मा जी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भेजे, बहुत ही शानदार पंक्ति है और काफ़ी बार ये रिपीट हो चुकी है, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुकी है। भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गामन में पावन जब लगी। तो यहाँ पे हमारा जो है माइक भी ये बंद हो रहा है।